प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लीवेज यानी विदलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वे सभी कशेरुकी प्राणी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है अपना जीवन एक कोशिका यानी निषेचित या अनिषेचित अंडे से प्रारंभ करते हैं और यही एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास करती है। अर्थात निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को विदलन कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का ये विभाजन है जिसमें एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। विदलन को सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन या कोशिका भवन भी कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनती हैं। उन कोशिकाओं को हम कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं। विदलन में तीव्र गति से विभाजन होता है जिससे एक कोश के जाइगोट से बहुकोश के ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला की क्रिया निषेचन से प्रारंभ होकर ब्लास्टुला बनने तक मानी जाती है। मतलब कि जो भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन ब्लास्टुलेशन के बाद भी होता है, परंतु उसे हम विदलन नहीं कहते हैं। विदलन के परिणाम स्वरूप अनेक कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया प्रारंभ होती है। अतः हम उसको कह सकते हैं कि विदलन एक तरीके से विभेदन का आधार तैयार करती है। संक्षिप्त इतिहास। 18वीं शताब्दी में जंतुओं के अंडों में विदलन की क्रिया का अध्ययन किया गया था। सर्वप्रथम स्वेमरडेम नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1738 में मेंढक के अंडों में प्रथम विदलन का अध्ययन किया था। 1780 में स्पेनेल जेनी ने टोड के अंडों में प्रथम 2 विभाजन तलों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार 1824 में प्रीवोस्ट तथा ड्यूमस ने मेंढक के अंडे में विदलन का विस्तृत अध्ययन किया था। इनके बाद अनेक ऐसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंढक, न्यूट, स्टारफिश, नीमेटोड्स, सीलेंटोड्स में विदलन का अध्ययन किया। खरगोश के अंडे में सर्वप्रथम विदलन का अध्ययन 1839 में किया गया था तथा मछलियों के अंडों में भी विदलन का अध्ययन 1842 में किया गया। अब आता है कि विदलन की जो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज। अंडे में होने वाली विदलन की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। विदलन भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था होती है, यानी कि सबसे पहला जो भ्रूणीय विकास प्रारंभ होता है वो विदलन से ही होता है। यानी कि पहली अवस्था कौन सी होगी? विदलन हो गई। तो यह निषेचन के तुरंत बाद शुरू होती है। पहली बात कि प्रथम अवस्था होती है, दूसरी बात निषेचन के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया में अंडा लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता रहता है जिसके फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनती हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात क्या होगी? यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, परंतु इनका आकार निरंतर घटता जाता है। यानी कि ये नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ती है लेकिन आकार जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एक विभाजन के बाद ब्लास्टोमियर आकार में वृद्धि नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रत्येक विदलन के बाद इनका आकार पहले से आधा होता चला जाता है। यानी कि छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, यानी कि छोटा होता चला जाता है, आकार घटता जाता है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर यानी कि कोरखंड भी कहते हैं। विदलन के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण की सामान्यतः आकृति भी नहीं बदलती है, उनकी आकृति में भी कोई चेंज नहीं होता है। विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है। ये भी इसकी विशेषता है कि विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। विदलन में 2 विभाजनों के बीच इंटरफेज की अवधि बहुत कम होती है। यानी जब विभाजन होता है तो उसके बीच में जो इंटरफेज अवस्था आती है उसकी अवधि बहुत ही शॉर्ट होती है, कम होती है। विदलन की क्रिया का निर्धारण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है, न कि केंद्रक के द्वारा। यानी विदलन की जो दर है उसका निर्धारण कोशिका द्रव्य के साइटोप्लाज्म के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा नहीं किया जाता है।
विदलन के प्रारंभ में केंद्रक और कोशिका का अनुपात बहुत कम होता है, यानी जब विदलन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात युग्मनज में केंद्रक आयतन की तुलना में कोशिका की आयतन बहुत अधिक होता है, यानी जो केंद्रक का आयतन है वो कम होता है और कोशिका का आयतन अधिक होता है। तो विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है। प्रारंभ में विदलन में विभाजन समकालिक यानी कि सिंक्रोनस होते हैं, परंतु शीघ्र ही विभाजित हो रही कोशिकाओं में समकालिक विभाजन समाप्त हो जाता है तथा कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित होने लगती हैं। विदलन के दौरान समक्षिक भोज्य पदार्थ सक्रिय कोशिका द्रव्य में रूपांतरित किए जाते हैं, यानी जब विदलन होता है तो जो स्टोरेज फूड होता है वो सक्रिय कोशिका द्रव्य में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित खाद्य पदार्थों से एमिनोम, मोनोसैकेराइड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स तथा वसा के अणुओं का निर्माण किया जाता है। सक्रिय कोशिका द्रव्य अंततः केंद्रीय पदार्थों का निर्माण करता है। केंद्रीय पदार्थों का निर्माण करता है। सक्रिय कोशिका द्रव्य अंततः केंद्रीय अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए व न्यूक्लिक प्रोटीन्स और रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम्स आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ विभाजन के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विदलन के दौरान ऑक्सीजन खपत की दर बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है तो कंजप्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए विदलन की जब क्रिया होती है उस दौरान ऑक्सीजन की खपत की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उपापचय दर भी बढ़ जाती है। विदलन के परिणाम स्वरूप एक बहुकोशिकीय खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। यानी कि जब विदलन प्रारंभ होता है तो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और ब्लास्टोमियर बनने के बाद में खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है। वो गेंदनुमा संरचना आपकी ब्लास्टुला कहलाती है। इसकी गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, यानी ब्लास्टुला का निर्माण हो गया तो ब्लास्टुलाओं के अंदर जो कैविटी बनती है, गुहा बनती है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अब आता है विदलन और सामान्य समसूत्री विभाजन में अंतर, यानी कि होता तो विदलन भी एक प्रकार से सूत्री विभाजन है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो देखिए कौन कौन से अंतर होते हैं। विदलन के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन में कई अंतर पाए जाते हैं। सामान्य समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके परिपक्व कोशिका के आकार के बराबर होने के बाद भी पुनः विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई, सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बनेंगी, फिर वो मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद फिर वो वापस विभाजित होती है और ये कोशिकाओं का निश्चित आकार बना रहता है। अपने समसूत्री विभाजन के बाद में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार निश्चित बना रहता है, जबकि विदलन में हर विभाजन के पश्चात कोशिका का आकार अपने से जो पहले वाली कोशिका होती है, पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है, उससे धीरे धीरे छोटा होता जाता है, लगातार घटता जाता है। अपन ने पहले अभी अध्ययन किया था कि विदलन के दौरान कोशिकाओं का आकार लगातार घटता जाता है। नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ता है लेकिन आकार डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन में कोशिका का आकार वही बना रहता है पूर्ववर्ती कोशिका का, लेकिन जो विदलन होता है उसके दौरान बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। तो विदलन में विभाजन के पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। विदलन के द्वारा उत्पन्न ब्लास्टोमियर के आकार में वृद्धि नहीं होती है, ब्लास्टोमियर्स के आकार में वृद्धि नहीं होती है। अतः दो विभाजनों के बीच का अंतराल, इंटरमाइटोटिक इंटरवल, अंतर अवस्था यानी इंटरफेज बहुत छोटी होती है। विदलन की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, विदलन की इंटरफेज अवस्था में केवल एस प्रावस्था यानी कि सिंथेसिस प्रावस्था ही पाई जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन के इंटरफेज में
G1 यानी गैप 1, दूसरा सिंथेसिस एस फेज भी होगी, G2 गैप 2 प्रावस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, सामान्य समसूत्री विभाजन में केंद्रीय विभाजन कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस होता है। भाई समसूत्री विभाजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में तुरंत पश्चात साइटोकाइनेसिस होगा। परंतु कई प्रावस्थाओं में बदलन के दौरान केंद्र के विभाजन के तुरंत बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन नहीं होता है, अर्थात कोशिकाद्रव्य विभाजन से पूर्व ही अगला केंद्रीय विभाजन शुरू हो जाता है। विदलन के प्रारंभ में केंद्र का आकार बड़ा होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में केंद्र के प्रारंभ में ही छोटा होता है। विदलन में केंद्रक कोशिकाद्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन में यह अनुपात स्थिर बना रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। विदलन में प्रारंभिक विभाजन तुल्यकालिक होते हैं, जो कि बाद में अतुल्यकालिक हो जाते हैं, किंतु समसूत्री विभाजन सदैव तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनाइज होते हैं।